आज हम लोग भौतिक विज्ञान फिजिक्स 12th क्लास के प्रकाशिकी चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और सरल सूक्ष्मदर्शी की बनावट, क्रियाविधि और आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह L एक उत्तल लेंस है। L एक उत्तल लेंस है और इसी उत्तल लेंस की सहायता से सरल सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप का निर्माण किया गया है। सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम लोग जीरो लेवल से शुरुआत से यह समझने का प्रयास करें कि प्रकाशिक यंत्र क्या है, प्रकाशिक यंत्र कितने प्रकार का होता है, प्रकाशिक यंत्र की परिभाषा क्या है और महत्वपूर्ण प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से। जैसा कि परिभाषा बताया गया है कि ऐसा यंत्र जो प्रकाशिकी के नियम तथा सिद्धांतों पर कार्य करके मानव का काम करता है, मानव के काम में सहायता करता है, मानव का कल्याण करता है, ऐसे ही यंत्र को प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। अब यह जो प्रकाशिक यंत्र है, कई प्रकार का प्रकाशिक यंत्र होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक प्रकाशिक यंत्र को हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और दूसरे प्रकाशिक यंत्र को हम लोग दूरबीन या दूरदर्शी कहते हैं। आप यह भी जानते हैं कि जो मनुष्य का आँख है उसके देखने की क्षमता 0.01 mm है, अर्थात 1 मिलीमीटर का 100वां भाग को ही मनुष्य का आँख देख पाता है। और अगर इससे कोई छोटी चीज है तो मनुष्य का आँख उसको नहीं देख पाता है। तो सूक्ष्मदर्शी ऐसा प्रकाशिक यंत्र है
जिसकी सहायता से मनुष्य के साधारण या नंगी आँखों से नहीं देखी जा सकने वाली सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट बड़ा करके स्पष्ट रूप से देखा जाता है, उसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जैसे पैथोलॉजी लैब में पौधे तथा जंतुओं के हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस में आंतरिक रचना के अध्ययन में हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। रोगाणुओं की पहचान में भी इसका उपयोग किया जाता है। और दूरबीन या दूरदर्शी ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, उसको दूरबीन या दूरदर्शी कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं कि यह जो सूक्ष्मदर्शी है, यह जो सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी एक को हम प्रकाश सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। मतलब ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग किया जाता है, उसको हम लोग प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। और दूसरा ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब यह जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी है, यह मुख्यतः दो प्रकार का है। एक को सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। मतलब और दूसरे को हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब जो सरल सूक्ष्मदर्शी है, इसकी आवर्धन क्षमता 20 से 25 गुना है। मतलब यह किसी वस्तु को 20 से 25 गुना बड़ा करके देख सकता है। और जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, यह किसी वस्तु को 2000 से 3000 गुना बड़ा करके देख सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, यह किसी वस्तु को 2 लाख से 5 लाख गुना बड़ा करके देख सकता है।
मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु का 20 से 25 गुना, 20 से 25 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है और यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2000 से 3000 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 2 लाख से 5 लाख गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी इसलिए कहा जाता है कि इसमें साधारण प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को आवर्धित करके बड़ा करके देखा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूरदर्शी या दूरबीन की बात करते हैं। अब यह दूरबीन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक दूरबीन को हम लोग अपवर्तक दूरबीन कहते हैं, मतलब ऐसे दूरबीन में मुख्यतः लेंस का उपयोग होता है और एक ऐसा दूरबीन जिसमें मुख्यतः दर्पण का उपयोग होता है, इस दूरबीन को परावर्ती दूरबीन कहा जाता है। अपवर्तक दूरबीन में लेंस का उपयोग होता है और प्रकाश के अपवर्तन के नियम तथा सिद्धांतों पर काम करता है और बहुत दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। परावर्ती दूरबीन में मुख्यतः दर्पण का उपयोग होता है और प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और किसी वस्तु का स्पष्ट आवर्धित प्रतिबिंब मनुष्य के आँख के रेटिना पर बनाता है और बहुत बहुत दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। अपवर्तक दूरबीन मुख्यतः 2 प्रकार का है। गैलीलियो दूरबीन, ऐसा दूरबीन जिसका निर्माण गैलीलियो ने किया था, उनके सम्मान में उस दूरबीन का नाम गैलीलियो दूरबीन रखा गया। खगोलीय दूरबीन, ऐसा दूरबीन जिसकी सहायता से खगोलीय पिंडों को अर्थात आकाश में पाए जाने वाले पिंडों को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, खगोलीय दूरबीन कहलाता है। परावर्ती दूरबीन में कैसेग्रेन ने जिस परावर्ती दूरबीन का निर्माण किया, जिसमें एक बहुत बड़ा अवतल दर्पण, एक छोटा उत्तल दर्पण और एक बहुत छोटा उत्तल लेंस का उपयोग होता है, कैसेग्रेन दूरबीन कहलाता है। इसमें कुछ सुधार और संशोधन करके दूरबीन का निर्माण न्यूटन ने किया, उसको न्यूटन का
दूरबीन कहा जाता है। मतलब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। 20 से 25 गुना बड़ी वस्तु के अध्ययन के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है और उससे बड़ी वस्तु के अध्ययन के लिए उसे 20 से 25 गुना बड़ी वस्तु के अध्ययन मतलब किसी वस्तु का 20 से 25 गुना बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए यह जो दूरबीन है सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, इसकी सहायता से किसी वस्तु का 20 से 25 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और अगर इससे और छोटी वस्तु को देखना पड़े तो और बड़ा करके देखना पड़ेगा, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होता है। किसी वस्तु का 2000 से 3000 गुना प्रतिबिंब बनाने की क्षमता रखता है। इसमें सबसे अच्छा लेंस ऑयल इमर्शन लेंस कहलाता है, जिसमें किसी वस्तु को देखने के लिए तेल की आवश्यकता पड़ती है और दूरबीन से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। अब हम लोग अपने विषय वस्तु पर पुनः आ जाएं। आज बहुत विस्तार से प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी को पढ़ने, सीखने और समझने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आप परिभाषा देख रहे हैं कि ऐसा प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक उत्तल लेंस का उपयोग होता है, इसमें किसी वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है, तो उस वस्तु का 20 से 25 गुना आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु के पीछे सीधा आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसको सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे हाथ में जो सूक्ष्मदर्शी है यह सरल सूक्ष्मदर्शी है। इसके भीतर उत्तल लेंस है, यह पकड़ने वाला हैंडल है और यह लेंस स्थिर रहे, इधर उधर हिलडोल नहीं हो, इसलिए इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से हैंडल से कस दिया गया है। जब इसको इसके सामने प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच किसी वस्तु को लाया जाएगा तब 20 से 25 गुना आवर्धित प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब हम लोग इसकी बनावट पर चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी के निर्माण में एक उत्तल लेंस की आवश्यकता है और उसके मुख्य अक्ष के फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका स्पष्ट 20 से 25 गुना बड़ा प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। अब इसके आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी का सरल सूक्ष्म
दर्शी की आवर्धन क्षमता, अर्थात सरल सूक्ष्मदर्शी की वह क्षमता जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा करके दिखा सकता है, उसी क्षमता को उसकी आवर्धन क्षमता कहा जाता है। और जैसा कि पहले बता दिया गया है कि इसकी जो आवर्धन क्षमता है यह कितना, लगभग 20 से 25 गुना होता है। अब देखिए, आवर्धन क्षमता की परिभाषा इस प्रकार है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब के द्वारा मानव नेत्र पर बनाया गया कोण और अस्पष्ट दृष्टि की बटे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मानव नेत्र पर वस्तु के द्वारा बनाए गए कोण के अनुपात को इसकी आवर्धन क्षमता कहा जाता है। यहाँ पर दो त्रिभुज है। अब इसको हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। समकोण त्रिभुज CCA' तथा त्रिभुज CAB देखिए, इस दोनों त्रिभुज में CA' मतलब इस त्रिभुज का संबंध वस्तु से है और CAB इस त्रिभुज का संबंध है प्रतिबिंब भी से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं कोण CA' बराबर कोण CAB बराबर 90 डिग्री। उसके बाद हम यह भी देख रहे हैं कि AQ बराबर A' Q बराबर AB है और यह भी देख रहे हैं
के तो एक कोण और एक भुजा जब किसी त्रिभुज का बराबर है तो इसका मतलब ये है कि दूसरा कोण ए डैश क्यू मतलब यह कोण ए डैश क्यू और सी बराबर ए बी सी। तो यह दोनों त्रिभुज सी ए क्यू और त्रिभुज सी ए बी, यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। और जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी इस त्रिभुज का आपस में बराबर होगा। तो इसलिए सर्वांग सम त्रिभुज की मतलब समरूप है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। उसके बाद हम लोग यह भी देखते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब के द्वारा बनने वाला कोण बीटा है और वस्तु के द्वारा बनने वाला कोण अल्फा है। तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चूंकि m बराबर बीटा बटे अल्फा है और यह टेन बीटा बटे टेन अल्फा है, इसको समीकरण हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ से हम लोग शुरुआत कर देते हैं। समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद
त्रिभुज त्रिभुज सी ए क्यू तथा त्रिभुज सी ए बी से हम क्या देख रहे हैं कि tan अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर ए क्यूब बटे सी ए क्यूब बटे सी ए बराबर ए बी बटे सी ए, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब tan बीटा के मान पर विचार करते हैं। tan बीटा बराबर ए बी बटे सी ए। यह इसलिए होता है कि हम क्या जान रहे हैं, चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 तथा समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप जानते हैं समीकरण 1 में m बराबर, समीकरण 1 में m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा है। तो समीकरण 3 में बीटा का मान है और समीकरण 2 में अल्फा का मान है। तो इसके मान को आप रखें कि बीटा का मान ए बी बटे सी ए डैश और अल्फा का मान ए बी बटे इसका मान सी ए डैश और इसका मान सी ए। इसका मान सी ए डैश। देखिए सी ए
इसका संबंध वस्तु से है और इसका संबंध प्रतिबिंब से है। अब देखिए, अगर इस मान को आप रखते हैं तो इसको सरल हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं कि ए बी बटे सी ए आगुने सी ए डैश और ए बी, ए बी नीचे वाला सबसे ऊपर। तो यह दोनों मान ए बी और ए बी मान समान होने के बाद कट जाता है, अर्थात निष्कर्ष यह निकला कि सी ए डैश बटे सी ए किसके बराबर? आवर्धन m के बराबर। इसको हम यह भी कह सकते हैं, अर्थात आवर्धन m बराबर सी ए डैश बटे सी ए। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सी ए डैश क्या है? यह प्रतिबिंब की दूरी है और सी ए क्या है? वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। अगर प्रतिबिंब की दूरी को आप v से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं, तो m बराबर v बटे u होता है। अब यह जो प्रतिबिंब बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है और इस तरह से हम कह सकते हैं m बराबर माइनस डी बाय माइनस यू। तो इस तरह से यह चिन्ह परिपाटी से d बाय यू किया जा सकता है। इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे और इसको हम समीकरण 5 मान लेंगे। अब हम बढ़ते हैं लेंस के सूत्र से, हम बढ़ते हैं लेंस के सूत्र से। तब देखिए, लेंस का सूत्र है 1 बटे एफ बराबर 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू, लेंस का सूत्र है। अब इसके मान को रखते हैं या 1 बटे एफ बराबर 1 बटे एफ बराबर 1 बटे डी माइनस 1 बटे यू, और चिन्ह परिपाटी से
वस्तु और प्रतिबिंब दोनों ऋणात्मक है, चूँकि V बराबर D बराबर अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने वाला प्रतिबिंब। हम जान रहे हैं कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने वाला प्रतिबिंब है। अब इसको हम सरल करते हैं तो पाते क्या है कि या 1/f बराबर 1/f बराबर 1/-d प्लस माइनस माइनस आ माइनस माइनस प्लस 1/u। तो इसको हम यह कर सकते हैं या 1/f बराबर 1/u प्लस में आ माइनस 1/d, यह हम कर सकते हैं। अब क्या करें, दोनों तरफ d से गुना करने पर तो अब दोनों तरफ d से जब गुना कर दिया जाएगा तो यह हो जाएगा d/f d/u आ माइनस d/d, यह मान हो जाएगा। इसको हम सरल करेंगे तो d/f बराबर यह d और d कैंसिल हो जाएगा, एक मान हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कि d/u आ माइनस 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या देखेंगे कि यह जो d/f है, अब देखिए इसको और सरल किया जाए या इस मान को इधर ले आए। देखिए इसको d/f अब माइनस को इधर ले आएंगे तब प्लस हो जाएगा और इधर हो गया d/u। अब क्या है, चूंकि d बराबर v है और m बराबर v/u हम पहले पढ़ चुके हैं,
ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो इसको और हम सरल करने का प्रयास करें, और सरल करने का प्रयास करें, तो यह हम कह सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे, या डी बाई यू बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। चूंकि या m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, चूँकि यहाँ पर हम सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो यह सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र है, जहाँ पर m बराबर आवर्धन क्षमता, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता d बराबर v बराबर प्रति बिंब, और वह प्रतिबिंब जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, f बराबर फोकस दूरी। इसी सूत्र की सहायता से हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित करेंगे। धन्यवाद।